तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, है ना। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग कंटिन्यू पढ़ के आ रहे थे। कंटिन्यू हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 11 का यूनिट नंबर फर्स्ट, है ना। और इस यूनिट का जो नाम है वो है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। और इस यूनिट में अगर हम बात करें बच्चों, तो हम दो लेक्चर आपको ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। एक लेक्चर 1, एक लेक्चर 2। लेक्चर 1 में हमने आपसे डिस्कस किया था कि आपका बेसिक सिलेबस क्या है पूरी क्लास 11 का, और साथ ही साथ क्लास 11 में कितने चैप्टर्स आपको पढ़ना है सिलेबस के अंदर। और उसमें से पहला जो चैप्टर था हमारा, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री था। इस चैप्टर को पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि जितने भी केमिस्ट्री के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, जहां से केमिस्ट्री स्टार्ट होता है ना, केमिस्ट्री के जो बेसिक फॉर्मूलाज हैं, बेसिक रूल्स है, बेसिक जो लॉ फॉलो होते हैं, वो इसी चैप्टर से आपको समझने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा। तो ये पहला चैप्टर जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, खास करके जो बच्चे अभी क्लास 10 से क्लास 11 में आए, क्योंकि ये चैप्टर जिन बच्चों का मजबूत हो जाएगा स्ट्रॉन्ग तरीके से, जिनका फाउंडेशन बन जाएगा एक बार, तो उनको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने में कोई तरह का दिक्कत नहीं आएगा। तो मैंने पहले ही क्लास में आपको बता रखा है कि मैं जो भी पढ़ाऊं, जो भी बताऊं, जो भी समझाऊं, उसका तुम एक प्रॉपर क्लास नोट्स बनाओ। तो सभी बच्चे आई होप पिछले 2 क्लास का क्लास नोट्स बनाए होंगे। जो नहीं बनाया है, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, फिर से कह रहा हूं कि क्लास नोट्स बनाओ, ठीक है। दूसरी बात, अपने साथ एनसीईआरटी बुक को हमेशा रखो और उसके लाइन बाय लाइन को पढ़ो, ठीक है। पिछले 2 क्लास में हमने आपसे बात किया था क्या इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, क्या केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्या हमारे डेली लाइफ में, और साथ ही साथ केमिस्ट्री के अंदर क्या क्या टॉपिक हम लोग को पढ़ना है क्या करके, ठीक है। तो चलो आज फिर से हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के क्लास को। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे क्या, स्टार्ट करने से पहले हमने यहाँ कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ये कुछ ऑब्जेक्टिव को कुछ क्वेश्चन ले रखा है पिछले क्लास का, ठीक है। उसको पहले देखेंगे, फिर हम लोग देखेंगे प्रोपर्टीज ऑफ मैटर, मैटर क्या होता है और इसका मेजरमेंट क्या होता है। सेकेंड क्लास में हमने मैटर के बारे में पढ़ रखा था कि मैटर क्या होता है। मैटर दो तरीके से क्लासिफाई किया गया था, एक फिजिकल क्लासिफिकेशन के आधार पे, दूसरा केमिकल क्लासिफिकेशन के आधार पे। क्लियर है। जिसमें फिजिकल क्लासिफिकेशन के आधार पे हमने बताया था ठोस, द्रव गैस, सॉलिड, लिक्विड गैस। वहीं केमिकल क्लासिफिकेशन के आधार पे हमने बताया था क्या, एक एलिमेंट, दूसरा कंपाउंड, मतलब एक प्योर सब्सटेंस, एक मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस के अंदर हमने बताया था एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में, और मिक्सचर को आगे चल करके हमने होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस के केस में डिवाइड किया था। क्लियर है। तो उसी के ऊपर हमने एक क्वेश्चन ले रखा है यहाँ पे कि कैटेगराइज द फॉलोइंग एज ए होमोजेनियस या हेट्रोजीनियस मिक्सचर। यानी यहाँ पे दो कुछ एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है। इसमें बताना है कि कौन होमोजीनियस है, कौन हेट्रोजीनियस है। होमोजीनियस का मतलब होता है वैसा जहां पे दोनों को मिलाने के बाद एक जैसा कंपोजिशन दिखे, ठीक है। जैसे बोला शुगर प्लस वाटर, देखो एक गिलास लो और इस गिलास में क्या करो सर, पानी डालो, पहले वाटर डालो, ठीक है। अब इस वाटर में क्या करो सर, इस वाटर में शुगर का क्वांटिटी डाल दो। किसको डाल दो सर, शुगर का क्वांटिटी डाल दो। शुगर क्या होता है सर, शुगर तो इसी में घुल जाता है, शुगर इसी में क्या होता है, घुल जाता है। मतलब ऊपर और नीचे कॉम्पोजिशन एक जैसा होगा, समान होगा। यानी कि जो पहला आंसर होगा, शुगर और वाटर किस तरह का कंपोजिशन आएगा सर, ये एक तरह से होमोजीनियस कंपोजिशन आएगा। कैसा सर, होमोजीनियस मिक्सचर कहलाएगा, ठीक है। मतलब ये ऐसा मिक्सचर है जिसके पूरे बनावट एक जैसा होगा। वही दूसरा क्या है सर, दूसरा देखो हवा। हवा क्या होता है सर, देखो मान लो ये एयर है, तो एयर क्या है, एयर सभी गैसों का मिश्रण है। किसका किसका, N2 हो गया, O2 हो गया, H2 हो गया, CO2 हो गया। मतलब ये बहुत सारे गैसों का मिक्सचर होता है हवा। तो हवा भी एक तरह का होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मतलब सब जगह हवा एक ही जैसा मिक्स है, समझ रहे हो। ऐसा नहीं कि जगह ऑक्सीजन मिलेगा तो ये कोना आ जाएंगे तो नाइट्रोजन मिलेगा, ये कोना जाएंगे तो हीलियम मिलेगा, ऐसा होता है क्या, नहीं। हम जिस कोने में खड़ा रहे, हम जहां से भी सांस लें, हमें ऑक्सीजन ही मिलता है, मतलब जो चाहिए वही मिलता है। मतलब सभी जगह हवा का जो कंपोजिशन है वो एक जैसा ही होता है। जब कंपोजिशन एक जैसा होगा तो एयर इज ए मिक्सचर ऑफ क्या, होमोजीनियस मिक्सचर। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या लिखेंगे सर, होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। अब रहा बात थर्ड का, थर्ड क्या दिया सर, मिक्सचर ऑफ पल्सेस। पल्स मतलब क्या होता है, दाल होता है। अगर देखो, अगर हम तुमको अरहर दाल दे दें और उसमें उड़द वाला दाल दे दें या तिल का दाल दे दें, मतलब दो तीन अलग अलग वैरायटी का दाल को मिक्स कर दो,
अब तुमको बोलेंगे देखो तो क्या दिखेगा उसका। अगर हम बोलेंगे एक देखो, हम ले एक बड़ा सा बर्तन ले, उसमें अरहर का दाल ले लें, ठीक है, मसूर का दाल ले लें, उड़द का दाल ले लें, मतलब 2-3 क्वालिटी का दाल ले लें, ठीक है। अब बोलेंगे ये कटोरा निकाल के तुमको देंगे, बोलो ऊपर से नीचे तक सेम कंपोजिशन एक जैसा नहीं हो सकता, इधर उड़द ज्यादा होगा, इधर अरहर ज्यादा होगा, मतलब कंपोजिशन में भी डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। जहां पे कंपोजिशन डिफरेंट हो जाए उसको क्या बोलेंगे सर? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्या बोलेंगे? हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। क्लियर है? समझ रहे हैं? इतना समझने से क्लियर है? बोलो, यहां तक क्लियर है? अगर जिनकी क्लियर, तो अब जितने बच्चे देख रहे हो उसमें से 95% बच्चों का ये सारा पॉइंट क्लियर होगा, लेकिन एक दो बच्चे होंगे जिनको क्लियर नहीं होगा। लेकिन तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल हम ऐड करके रखें। क्या? फोटो देखो, शुगर वाटर मिला सब जगह एक जैसा दिख रहा है, घुलने के बाद कंपोजिशन एक जैसा, होमोजीनियस मिक्सचर। हवा, हवा में क्या है? सब जगह सेम कंपोजिशन होता है, तो होमोजीनियस मिक्सचर हवा। नेक्स्ट देखो, देखो 2-3 क्वालिटी का दाल मिला है, देख रहे हो, मसूर का, उड़द का, अरहर का, सबका हम फोटो ऐड करके रखे। देखो मिक्सचर ऑफ पल्सेस, ये क्या है सर? ये है हमारे पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल। बोलो दिक्कत है अब समझने में? होमोजीनियस हेट्रोजीनियस में कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। चलो फोटो तो मत ड्रॉ करना लेकिन एग्जांपल लिख लेना, फोटो मैंने समझाने के लिए यूज किया है, ठीक है। चलो तो जल्दी से इसको नोट करो, इसका आंसर। ऐसे पहले मैंने बता दिया लेकिन फिर से नोट कर सकते हो, ठीक है। अब आगे देखो सर, आगे हमने कुछ और एग्जांपल लिया हुआ है, इसमें आपको हम छांटने बोल रहे हैं कि प्योर सबस्टांस को छांटो और मिक्सचर को छांटो। प्योर का मतलब केमिस्ट्री क्या बोलता है? केमिस्ट्री बोलता है प्योर का मतलब ऐसा सबस्टांस जो केवल एक ही तरह के चीजों से मिलकर के बना हो। जैसे अगर एक पानी है तो पानी एक गिलास वाटर है, तो इसके अंदर जितना भी पार्टिकल होगा केवल H2O 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 का होगा, यानी कि पानी प्योर है। यानी कि पानी क्या है सर? प्योर है। लेकिन उसी एक गिलास पानी में तुम नमक भी मिला दो, चीनी भी मिला दो, पानी भी मिला दो, क्या वो पानी प्योर होगा? नहीं, नेवर। हाँ समझ रहे हो? यहाँ वैसे ही हमने यहाँ कुछ एग्जाम्पल लिख रखा है क्वेश्चन के साथ की, कैटेगराइज दी फॉलोइंग एज अ प्योर सबस्टांस एंड मिक्सचर। प्योर का मतलब शुद्ध, केवल उसी चीजों से मिलकर के बना हो। तो आंसर लिखो सर, पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? एमोनियम क्लोराइड। एमोनियम क्लोराइड क्या फॉर्मूला है? तो अगर एक बर्तन में तुमको एमोनियम क्लोराइड देंगे तो सारा पार्टिकल एमोनियम क्लोराइड का ही होगा, यानी कि ये क्या होगा सर? प्योर। क्या होगा ये? प्योर, ठीक है। दूसरा क्या? दूसरा क्या है सर? यहाँ पे दूसरा दिया हुआ प्योर घी। प्योर घी। अब सवाल है कि सर घी जो है, अगर हम केमिस्ट्री के हिसाब से बात करें तो घी अलग अलग, घी कहाँ से मिलता है? घी दूध से मिलता है, ठीक है। अब दूध के अंदर केवल और केवल क्या, दूध के अंदर मल्टीपल तरह के प्रोटीन भी प्रेजेंट होते हैं, विटामिन भी प्रेजेंट होते हैं, समझ रहे हो, कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट होते हैं। यानी कि घी हमारा प्योर सब्सटेंस केमिस्ट्री के भाषा से प्योर नहीं है। ऐसे इन जनरल वैसे बोलेंगे तो एकदम शुद्ध घी है कि एकदम दूध से निकाला गया है, तो इन जनरल एक सोशल लैंग्वेज में तुम उसको प्योर बोलोगे, लेकिन केमिस्ट्री उसको प्योर मानता नहीं है। केमिस्ट्री का मतलब अगर एक ही तरह का कंपाउंड हो तभी वो प्योर है, समझ रहे हो। तो घी प्योर नहीं होगा। घी के अंदर क्या, कार्बोहाइड्रेट भी होगा, उसके अंदर प्रोटीन भी होगा, उसके अंदर विटामिन भी होगा। इसीलिए घी को प्योर में ना मान करके ये घी को मिक्सचर मानता है। क्या मानता है सर? मिक्सचर, ठीक है। हाँ, तीसरा क्या है सर? तीसरा है प्योर हनी। प्योर हनी का बात करें तो ये क्या है सर? अरे प्योर हनी तो नेचर से निकलता है, क्या ये प्योर मानेंगे केमिस्ट्री में? नहीं, केमिस्ट्री वाला इसको भी प्योर नहीं मानेगा। क्यों? ये बोलता है कि जो मधुमक्खी है वो अलग अलग फूलों के और फलों के क्या, उसके जूस से बनाते हैं, है ना, उनके रस को लाते हैं, एक जगह जमा करके बनाते हैं। यानी कि उस हनी के अंदर भी क्या, अलग अलग तरह के प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, शुगर प्रेजेंट होते हैं। यानी कि ये भी क्या, एक तरह का सर मिक्सचर है। प्योर हनी जो है वो प्योर नहीं कर सकते, किस लैंग्वेज में? केमिस्ट्री के लिए। वही फोर्थ नंबर दिया, क्या वाटर को प्योर बोलोगे सर? बिल्कुल वाटर को प्योर बोल देंगे। क्यों? क्योंकि हम अगर एक गिलास वाटर लेते हैं, एक गिलास वाटर लेते हैं तो सब जगह H2O का ही मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा, चाहे तुम नीचे से लो, किनारे से लो, ऊपर से लो, दाएं से लो, बाएं से लो, हर जगह H2O ही प्रेजेंट होगा।
इसलिए इस वाटर को केमिस्ट्री के लैंग्वेज में क्या कहेंगे सर? प्योर। ठीक है। वहीं फिफ्थ नंबर क्या दिया हुआ सर? प्योर मिल्क। अब तुम बोलोगे सर हम जा रहे हैं गाय के पास से प्योर मिल्क एक गिलास लेके आएंगे। अरे तुम वो सोशल लैंग्वेज में प्योर है, हाँ गाय दी है वही वही मतलब शुद्ध है, लेकिन केमिस्ट्री इसको प्योर नहीं मानता है। केमिस्ट्री बोलेगा क्या कि तुम जो दूध लाए हो उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट भी है, उसके अंदर प्रोटीन भी है, समझ रहे, अमीनो एसिड भी है, मिनरल्स भी है। यानी कि जो प्योर मिल्क है वो केमिस्ट्री के केस में क्या है? ये एक तरह का मिश्रण है, एक तरह का मिक्सचर है। बोलो क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो चलो इन सभी बातों के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और आगे देखो यहाँ पे क्या है सर? देखो अभी तक जितना मैंने समझाया इसको तो लिख लेना। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया देखो उनके लिए कुछ नहीं, मैंने आंसर को देखो बहुत अच्छे तरीके से लिख रखा है। एमोनियम क्लोराइड को तुम प्योर सब्सटेंस बोलोगे, क्यों? क्योंकि मेड अप ऑफ ओनली एमोनियम क्लोराइड पार्टिकल्स। वहीं दिया है क्या? ये है घी। घी क्या है सर? घी के अंदर होता है फैट, मॉइस्चर एंड विटामिन। ये एक तरह का क्या हो गया? मिक्सचर। तुम्हारे नजर में तो प्योर है, लेकिन केमिस्ट्री बोलता है क्या? ये फैट से भी बना हुआ है सर, मॉइस्चर भी है सर, विटामिन भी है सर, ये मिक्सचर हो गया। वही कार्बो हनी के बारे में कह रहा है क्या सर? हनी जो है कार्बोहाइड्रेट हो गया, शुगर हो गया, वाटर हो गया, ये सब का मिक्सचर है सर। तो ये क्या है? एक तरह का प्योर ना बोल करके इसको तुम मिक्सचर कहेंगे। क्लियर है? वहीं वाटर के बारे में क्या कह रहा है कि वाटर इज मेनली मेड अप ऑफ H2O मॉलिक्यूल। तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? प्योर सब्सटेंस। मतलब पूरा वाटर मॉलिक्यूल एक ही तरह के मॉलिक्यूल से बना हुआ है। ठीक है। वहीं मिल्क के केस में बोल रहा है मिल्क के अंदर कैल्शियम होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होता है, शुगर होता है, वाटर होता है। इसीलिए इसको हम प्योर ना कह करके इसको भी क्या कहेंगे केमिस्ट्री के लैंग्वेज में? मिक्सचर। बोलो कोई दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं समझने में इसको, है ना? तो तुम एग्जाम्पल के साथ आंसर में ये बात भी मेंशन कर लेना। देखो बहुत छोटा छोटा टॉपिक को हम काफी सिंसियर तरीके से समझा रहे हैं, तुम अगर इसको समझ लेते हो तुमको कभी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, समझ रहे मेरी बात? हाँ, चलो जल्दी से इसको नोट करो। देखो अब आगे चलते। ठीक है, आगे क्या है? आगे बोलता है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। बोलता है एवरी सब्सटेंस हैज ए यूनिक और कैरेक्टरस्टिक्स प्रॉपर्टीज। बोलता है प्रत्येक सब्सटेंस के पास क्या होता है सर? बोलता है एवरी सब्सटेंस हैज यूनिक एंड कैरेक्टरस्टिक्स प्रॉपर्टीज। द मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर आर एक्सप्रेस्ड बाय अ स्पेसिफाइड यूनिट। बोलता देखो अभी तक सुनो ध्यान से, अभी जो हम पढ़ा रहे थे क्वेश्चन था, क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। ठीक है, अब जो हम पढ़ा रहे हैं वो क्या है सर? अब जो हम पढ़ा रहे हैं वो है हमारे पास क्या? अब जो हम पढ़ा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। बोलता है एवरी सब्सटेंस हैज ए यूनिक और कैरेक्टरस्टिक्स प्रॉपर्टीज। बोलता है प्रत्येक सब्सटेंस के पास अपना एक यूनिक और कैरेक्टरस्टिक्स प्रॉपर्टीज होता है। द मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर आर एक्सप्रेस्ड बाय अ स्पेसिफाइड यूनिट। ठीक है, बोलता है यहाँ पे क्या? एवरी सब्सटेंस है यूनिक कैरेक्टरस्टिक प्रॉपर्टीज। बिल्कुल, देखो ये पेन है इसका अपना एक प्रॉपर्टीज है। ठीक है, मेरे हाथ में फोन है इसका भी एक प्रॉपर्टीज है, हमारे हाथ में बनाना है इसका भी एक प्रॉपर्टीज है। मतलब तुम्हारे पास जितना भी सब्सटेंस है उसके अंदर कुछ ना कुछ गुण है, चाहे वो भौतिक गुण हो चाहे वो रासायनिक हो। भौतिक गुण का मतलब जैसे एक गिलास पानी है तो इसको गर्म करेंगे, बॉयल होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट, जमा देंगे बर्फ बन जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट, और गर्म कर देंगे पानी को तो भाप बन जाएगा, मतलब वेपराइजेशन हो जाएगा। बात समझ रहे हो? अब उसी पानी में तुम एसिड के साथ रिएक्शन करा दो, या फिर एसिड और बेस को मिला दो, या फिर इस पेपर को हम जला दें तो पेपर जलेगा, जल कर किसमें बदल जाएगा? राख में। यानी कि बर्निंग ऑफ पेपर, पेपर का जलना भी एक तरह का गुण है, ये एक रासायनिक गुण हो जाएगा। बात समझ रहे हो? क्लियर है? मतलब अलग अलग पदार्थ लेंगे या फिर जितने तरह का तुम पदार्थ लोगे वो सब के पास अपना कुछ ना कुछ यूनिक गुण होता है। क्लियर है? अब उसी गुण को क्या करना पड़ेगा? मापना पड़ेगा। जैसे मान लो क्या कि हमारे हाथों में एक लंबा सा मान लो क्या, मान क्या लो, समझो हम एग्जांपल समझा रहे हैं। देखो अगर हम तुमको इतना बड़ा तरबूज दे दें, तरबूज को तुम क्या करोगे? वेट करोगे, बोले सर ये 5 kg का है, यानी कि तरबूज का हम क्या निकालें? वेट निकालें।
वेट में मेजर किए, समझ रहे हो। अगर हम तुमको एक कपड़ा दे जो बहुत बड़ा है, तुम क्या करोगे, उसको मापोगे, सर 10 मीटर का कपड़ा है, 20 मीटर का कपड़ा है, समझ रहे हो। अगर हम तुमको बाइक दे, बोलेंगे कि यहाँ से वो बैठो और दिल्ली जाओ, तो तुम बाइक से जाओगे, तो बाइक क्या करेगा, रास्ता से चल करके जाएगा, तो कितना किलोमीटर जाएगा ये क्या करोगे, मेजर करोगे। अरे रास्ता है तो उसका लंबाई है, उसके लंबाई को क्या करोगे, मेजर करोगे ना। तो वही कहता है कि मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर आर एक्सप्रेस्ड बाय स्पेसिफाइड यूनिट। मतलब वैसा, देखो प्रत्येक सब्सटेंस के पास कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज है और प्रॉपर्टीज को मेजर किया जा सकता है। तो जिस प्रॉपर्टीज को हम मेजर करते हैं, तो मेजरेबल प्रॉपर्टीज को हम एक्सप्रेस करने के लिए यूनिट बताते हैं। जैसे मेरी लंबाई जो है हम किसी मेजर करते हैं, हम बोलेंगे सर हम 5 फीट 10 इंच है, ये मेरी हाइट है, लेकिन हाइट को किसे मेजर किए, फीट में। अब हम बोले सर ये हम है, मेरा क्या वेट है, मेरा क्या है वेट, हमारा वेट कितना सर 65 केजी, 65 एक वैल्यू है, केजी एक यूनिट है, मतलब मेरे बॉडी का वेट 65 केजी है, ठीक है, बात समझ रहे हो। जैसे ये पेन है, पेन का वेट है 50 ग्राम, समझ रहे हो, क्लियर है। तो वही बोलता है कि एवरी मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर आर एक्सप्रेस्ड बाय देयर स्पेसिफाइड यूनिट, क्लियर है। अब बोलता है क्या कि जो प्रॉपर्टीज होता है मैटर का, उसको दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं। देखो बोलता है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, एक फिजिकल प्रॉपर्टीज, दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज। पहला भौतिक गुणधर्म, दूसरा रासायनिक गुणधर्म, क्लियर है। आगे देखो व्हाट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज, बोलता है द प्रॉपर्टीज व्हिच कैन बी मेजर्ड और ऑब्जर्व विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी और कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस आर कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज। देखो बोलता है क्या, दो तरह का प्रॉपर्टी होता है, फिजिकल और एक केमिकल। फिजिकल का मतलब होता है वैसा प्रॉपर्टी जिसमें सब्सटेंस अपने आइडेंटिटी को चेंज नहीं करेगा, समझ रहे, सब्सटेंस अपने आइडेंटिटी को चेंज नहीं करेगा, ठीक है। देखो बोलता है द प्रॉपर्टीज वह गुण विच कैन बी मेजर्ड और ऑब्जर्व, जिसको मापा जा सकता है या जिसको ऑब्जर्व देखा जा सकता है, विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी बिना उसके आइडेंटिटी को चेंज किए हुए, और द कंपोजिशन ना ही उसके बनावट को चेंज किए हुए, आर कोल्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो उसको हम फिजिकल प्रॉपर्टीज कहेंगे। जैसे कलर, ऑर्डर, डेंसिटी, वॉल्यूम, समझ रहे हो, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, मास, ये सब क्या है फिजिकल प्रॉपर्टीज है जिसको हम देख करके बता सकते हैं, क्लियर है, बोलो क्लियर है ना। क्लियर है। आगे देखो सर, आगे क्या है, बोलता है क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज में कि कैन बी मेजर्ड विदाउट चेंजिंग द कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस। बोलता है कैन बी मेजर्ड, क्या हम इसको मेजर कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग द कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस, बिना कंपोजिशन को बदले हुए। देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज है जैसे कलर ऑफ सब्सटेंस, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, देख रहे हो। लेकिन मेजरमेंट डज नॉट रिक्वायर अकरेंस फॉर केमिकल। देखो ये सब फिजिकल चेंज था इसलिए इसको मेजर किया जा सकता है, लेकिन कोई केमिकल चेंज हो तो उसको मेजर नहीं किया जा सकता। जैसे अरे पेपर का जलना, क्या मेजर करोगे, किलोग्राम में, नहीं मेजर किया जा सकता। एसिड बेस का रिएक्शन होना, इसको भी मेजर नहीं किया जा सकता है, समझ रहे हो। हाँ चलो आगे देखो, केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या लिखा हमने सर कि द प्रॉपर्टीज व्हिच कैन बी मेजर्ड और ऑब्जर्व बाय केमिकल चेंज, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं सर, ऑब्जर्व कर सकते हैं बाय केमिकल चेंज, इज कॉल्ड केमिकल प्रॉपर्टीज। जैसे बेसिसिटी, एसिडिटी, बेसिसिटी मतलब किसी का क्षारीयता, किसी का एसिडिटी, ठीक है, किसी का कंबसिबिलिटी, ऑल आर दिस एग्जांपल ऑफ क्या केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। जैसे ड्यूरिंग मेजरमेंट देयर इज चेंज इन कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस, जैसे बर्निंग ऑफ सब्सटेंस, एसिड बेस नेचर, केमिकल रिएक्टिविटी, ठीक है, ऑल आर दिस एग्जांपल ऑफ क्या केमिकल प्रॉपर्टीज। बोलता है केमिकल चेंज विल बी अकर ड्यूरिंग मेजरमेंट, केमिकल चेंज जो है मेजरमेंट के बाद ही हम लोग को क्या होता है, प्राप्त होता है, मिलता है। वो लोग कोई दिक्कत के लिए को, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ठीक है। चल आगे चले, नेक्स्ट देखो
अब सवाल है सर, ये फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में हम समझ गए। अब क्या समझना है कि ये जो फिजिकल चेंज है या फिर केमिकल चेंज है, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, उसको मेजर कैसे करेंगे। देखो बहुत सारा ऐसा प्रॉपर्टीज है जिसको मेजर किया जा सकता है। अब जिसको हम मेजर करते हैं उसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि। क्या बोलेंगे सर, फिजिकल क्वांटिटी यानी कि भौतिक राशि। जैसे कोई सबस्टांस है तो उसका उसको वेट करेंगे केजी के फॉर्म में। कोई एक तार है, उसकी लंबाई को मेजर करेंगे मीटर के फॉर्म में। कोई एक रास्ता है जिसमें कार चलाना है, कार कितना चला उसको मेजर करेंगे क्या, किलोमीटर के फॉर्म में। आप समझ रहे हो। टाइम, अगर हम काम का, हम आपको पढ़ा रहे, हमको पढ़ाने में जो समय लग रहा है उसको बोलेंगे 1 घंटा पढ़ाएं, 20 मिनट पढ़ाएं, 30 मिनट पढ़ाएं। माने कि टाइम भी क्या, एक तरह का भौतिक क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है। समझ रहे हो, क्लियर है। अगर करंट आ रहा है तो करंट को एम्पियर में मेजर करते, ये भी एक भौतिक क्वांटिटी है। क्लियर है। तो वही बोलता है यहाँ पे क्या कि द मैनी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दी सबस्टांस, बहुत सारा फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होता है सबस्टांस का, आर क्वांटिटेटिव इन नेचर। इस ये क्या होता है, क्वांटिटेटिव होता है। क्वांटिटेटिव मतलब देखो मात्रात्मक, जिसको बोलते हैं क्या उसका मात्रा होता है, ठीक है, मात्रात्मक, ठीक है। समझे, एक होता है क्वालिटेटिव, एक होता है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव का मतलब मात्रात्मक, ठीक है, जिसका मात्रा हो, इसका इकाई हो, यूनिट हो। समझ रहे हो। बोलता है मैनी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस आर क्वांटिटेटिव इन नेचर, सच प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे इन एवरीडे लाइफ वी मेजर मेनी थिंग्स बाय द हेल्प ऑफ, ठीक है, एवरीडे लाइफ में हम लोग बहुत सारे चीज को मेजर करते हैं, जैसे मास, वॉल्यूम एंड लेंथ। ठीक है, हम लोग फिजिकल क्वांटिटी जैसे मास को मेजर करते हैं, वॉल्यूम आयतन को मेजर करते हैं, लेंथ लंबाई को मेजर करते हैं। समझ रहे हैं, ये सब का सब क्या है सर, ये सब का सब फिजिकल क्वांटिटी है। बोलो कोई दिक्कत की नहीं को, है ना। तो ये भी बेसिक हम मास वॉल्यूम लेंथ लिए, ऐसे हमारे पास आगे देखो ये फिगर लिया हमने, लेंथ एरिया वॉल्यूम। समझ रहे हो। देखो ये जो फिजिकल क्वांटिटी होता है इसको मेजर करने के लिए बेसिकली हम लोग एग्जांपल जैसे हम ले रहे हैं क्या, अदर फिजिकल क्वांटिटी सच है, जैसे टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, कंसंट्रेशन हो गया, फोर्स हो गया, वर्क हो गया, डेंसिटी हो गया, ये सब का सब क्या फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है। देखो फिजिक्स में तुमको जल्दी पढ़ाया जाता होगा कि दो तरह का होता है फिजिकल क्वांटिटी, एक बेसिक फिजिकल क्वांटिटी और एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। बेसिक का मतलब होता है तीन, मास, ठीक है, एक मास मतलब 1 kg, मतलब मास, एक तो मास केजी के रूप में लेंगे, एक टाइम सेकंड के रूप में लेंगे, ठीक है, तीसरा लेंथ मीटर के रूप में। अब यही तीनों को डिराइव करके मल्टीपल टाइप्स, जितने तरह का फिजिकल क्वांटिटी होता है वो सबको मेजर किया जाता है, उसको बोलते हैं डिराइव। ठीक है, तो ये बात आपको फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम जो बता रहे हैं उसको समझो। देखो हमने क्या लिखा है कि अदर फिजिकल क्वांटिटी जैसे टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, कंसंट्रेशन हो गया, फोर्स हो गया, वर्क हो गया, डेंसिटी हो गया। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए लिखा 5.4 केजी, 5.4 केजी। ये 5.4 क्या है, 5.4 एक वैल्यू है, और केजी क्या है, केजी यहाँ पे यूनिट है। जैसे हमने लिखा 28 मीटर, तो 28 क्या है यहाँ पे से 28, 28 एक मैग्नीट्यूड है, एक नंबर है। और एम क्या है सर, एम इज ए यूनिट, एम क्या है, यूनिट। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी क्या बोलता है, मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। ठीक है, मैग्नीट्यूड है और यू क्या है, यूनिट। क्लियर है। 10 लीटर, 10 लीटर, लीटर क्या है, लीटर यहाँ पे यूनिट है, 10 क्या है, एक मैग्नीट्यूड। बोलो कोई दिक्कत की नहीं को, समझने में कोई दिक्कत तो नहीं है कि नहीं को, है ना। आगे बढ़ते, ठीक है। आगे क्या है सर, आगे हमने लिखा हुआ है क्या, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। देखो हम कुछ बेसिक बात समझा, देखो देखो अगर हम सिस्टम्स बात करें, ठीक है, सिस्टम, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, फिजिकल क्वांटिटी को बताने के लिए अलग अलग सिस्टम बताया गया था। ठीक है, एक था क्या, सीजीएस सिस्टम, ठीक है, दूसरा था क्या, एफपीएस सिस्टम, एक क्या था, एमकेएस सिस्टम। ठीक है, समझ रहे हो। सीजीएस का मतलब होता है क्या, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड सिस्टम। ठीक है, एफपीएस का मतलब क्या होता है सर, फुट, पाउंड और सेकेंड। एमकेएस का मतलब क्या होता है, मास,
ठीक है, नहीं मास नहीं, मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड। ठीक है, मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड। देखो ये तीन जो है, यही हमारे पास बेसिक फिजिकल क्वांटिटी आते हैं। ठीक है, ये जो तीन है ना, तीन सब में देखो, तीन ही हर सिस्टम में तीन तरह का ही आ रहा है, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। एफपीएस के अंदर देखो फुट, पाउंड एंड सेकेंड। सीजीएस के अंदर देखो, ठीक है, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। समझ रहे, ये मेनली होता तीन ही, लेकिन इस तीन से डिराइव करके बहुत सारे यूनिट को बनाया गया है। लेकिन ये तीनों सिस्टम जो है अलग अलग देश का दिया हुआ है। सीजीएस, एफपीएस जो है फ्रांस का दिया गया है। एमकेएस जो है इसको माना जाता है क्या कि इंडिया के द्वारा दिया गया है। ठीक है, वहीं जो सीजीएस है इसको अमेरिका के द्वारा माना जाता है कि अमेरिका के द्वारा दिया गया सिस्टम था। लेकिन ये सारे सिस्टम को मिला करके जो हमारा एक दिया गया एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम क्या है? एसआई सिस्टम का पूरा नाम है इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट, जिसको इंटरनेशनली हर एक देश इसको मानता है। समझो, सर अब तुम्हारे मन में एक सवाल होगा, सर क्यों मानता है? अरे मान लो कि व्यापार करना है, क्या करना है? व्यापार करना है। अगर कोई अमेरिका का एक व्यापारी है, ठीक है, अमेरिका का एक बिजनेसमैन है, उसको इंडिया में ला करके बेचना है कपड़ा। समझो, वहां पे वो कपड़ा लिया सेंटीमीटर में, किसमें लिया सर? सेंटीमीटर में। अब इंडिया में बोलो सर हम तो लेंगे मीटर में, हम क्या लेंगे? मीटर में। तू नाप के लाया सेंटीमीटर में, अब तुमको लेना है मीटर में। अब बताओ, अगर अगर दोनों अगर उस सेम टाइप से ना बेचे, मतलब उसके हिसाब से यहाँ पे चेंज ना करे, या फिर वो तो अलग सिस्टम से लाया था अपना, अब यहाँ बेच अलग सिस्टम से रहा है, तो यहाँ वाला लेने में दिक्कत, उसको बेचने में दिक्कत। समझ रहे हो ना? तो इसीलिए इसीलिए पूरे दुनिया में एक ही तरह का सिस्टम को फॉलो किया गया, जिसको बोलिए बनाया गया क्या? एसआई सिस्टम, ताकि कोई भी तरह का सब्सटेंस का लेन देन हो किसी भी कंट्री के साथ। समझ रहे हो? चाहे वो मास के फॉर्म में हो, चाहे वो सेकेंड टाइम के फॉर्म में हो, चाहे वो लेंथ के फॉर्म में हो, हर एक चीज को एक ही तरीके से डिजाइन किया गया और इसके लिए एक्सेप्ट किया गया सभी को क्या? एसआई सिस्टम। किसके क्या एक्सेप्ट किया गया सर? एसआई सिस्टम। और दुनिया में जितने भी देश हैं, सब के सब देश इस सिस्टम को मानते हैं। कौन सा? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इसको शॉर्ट में एसआई सिस्टम कहते हैं। चाहे तुम अमेरिका में सामान खरीदो, चाहे पाकिस्तान में खरीदो, चाहे हिंदुस्तान में खरीदो, चाहे इंग्लैंड में, ब्रिटेन में, सब जगह ये स्टैंडर्ड यूनिट फॉलो होता है। ठीक है, बात समझ रहे हो? हाँ, तो लिखा है बेसिक फिजिकल, बोलता है देयर आर, यहाँ पे बोलता है क्या? इंटरनेशनल एसआई सिस्टम यूनिट कितना होता है? तुम बताना। देयर आर 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटी। कितना सर? देयर आर 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटी इन एसआई सिस्टम। ये पूछता है, ठीक है, हर बार पूछेगा कि बताओ एसआई सिस्टम में बेसिक फिजिकल क्वांटिटी कितने होते हैं? तो हमेशा बताना 7। कितना सर? 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटी होता है। ठीक है, सेवन बेसिक फिजिकल क्वांटिटी होता है, जिसमें क्या है? लेंथ एल, ठीक है, लेंथ एल, जिसमें ऐसा यूनिट होता है मीटर, और सिंबल क्या होता है? स्मॉल एम। दूसरा होता है मास, सिंबल कैपिटल एम। ऐसा सिस्टम में क्या होता है? किलोग्राम या केजी। ठीक है, तीसरा क्या होता है बेसिक फिजिकल क्वांटिटी में? टाइम का टी, ऐसा सिस्टम सेकेंड और एस। तीसरा क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट का आई, नेम ऑफ ऐसा सिस्टम क्या? एम्पियर, और क्या? ए। नेक्स्ट क्या? टेम्परेचर का टी। ठीक है, और ऐसा सिस्टम में क्या? केल्विन, और सिंबल क्या होता है? के। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में क्या होता है? एन। ठीक है, मोल, और यहाँ पे क्या? स्मॉल मोल। ठीक है, लुमिनियस इंटेंसिटी का क्या? लुमिनियस इंटेंसिटी को आईवी से डिनोट करते हैं, और क्या होता है इसका? कैंडेला लिखते हैं क्या? सीडी। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा। ठीक है, 7 बेसिकल फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन? लेंथ, मास, टाइम। 3 क्लियर है? लेंथ, मास, टाइम। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक करंट, जिसको एम्पियर से लिखते हैं। टेम्परेचर, जिसको केल्विन में लिखते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस,
जो केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा यूज होता है, इसको मोल में लिखते हैं, और ल्यूमिनियस इंटेंसिटी इसको कैंडेला से लिखते हैं। ठीक है, और सिंबल भी याद रखिएगा, मीटर का सिंबल एल, और मीटर को नापा जाता है एस स्मॉल एम मीटर में। ठीक है, मास का जो सिंबल है एम, इसका ऐसा यूनिट होता है किलोग्राम, शॉर्ट में लिखते हैं केजी। ठीक है, टाइम का सिंबल है टी, कैपिटल टी, और इसका ऐसा सिस्टम है सेकेंड, और सेकेंड को स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल है आई, इसका एसआई सिस्टम में यूनिट होता है क्या, एम्पियर, और सिंबल क्या है, कैपिटल ए। उसी तरह टेम्परेचर का क्या है सर, टी। ठीक है, स्मॉल टी, और एसआई सिस्टम में इसको लिखते हैं क्या, केल्विन, और सिंबल ऑफ एसआई सिस्टम में लिखते हैं क्या, स्मॉल के। ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एन से, जिसका एसआई सिस्टम होता है मोल, और मोल का सिंबल होता है MOL। ठीक है, पूरा नहीं, ई को छोड़ करके MOL। ठीक है, वही ल्यूमिनियस इंटेंसिटी का सिंबल होता है आई, नीचे भी। ठीक है, और इसका नेम ऑफ एसआई यूनिट में होता है कैंडेला, और एसआई सिस्टम यूनिट होता है क्या, CD। बोलो कोई दिक्कत है किन्हीं को, ये याद करने में किन्हीं को दिक्कत तो नहीं है ना। चलो, तो इन सभी बातों के साथ हम आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट पे देखते हैं क्या है। ठीक है, आगे क्या है, अब बोलता है ये जो 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटी आप पढ़े हो, इसको डिफाइन कैसे किया गया। देखो, एक्चुअल में जो हम डेफिनेशन यहाँ बता रहे हैं, ठीक है, ये कभी भी तुम्हारे एग्जाम में नहीं पूछेगा। ठीक है, लेकिन जानकारी के लिए तुम्हें ये जानना जरूरी है। ठीक है, कि ये जो डिफिनेशन है ये आया कहाँ से। मीटर कैसे एक्सप्लेन किया गया, किलोग्राम कैसे एक्सप्लेन किया गया, जो टाइम हम मानते हैं सेकेंड कैसे एक्सप्लेन किया गया, जो इलेक्ट्रिक करंट है एम्पियर उसको कैसे एक्सप्लेन किया गया, उसको डिफाइन कैसे किया गया। समझ रहे हो, तो ये बात तुम फिजिक्स में भी पढ़ते हो, और ये बात तुमको केमिस्ट्री में भी पढ़ना है। देखो, कुछ कुछ पॉइंट्स हैं स्टार्टिंग चैप्टर में जो फिजिक्स में है वो केमिस्ट्री में भी है, क्योंकि साइंस का एक बेसिक फंडा है वो वहीं से ही स्टार्ट होता है। समझ रहे हो, तो केमिस्ट्री में भी कुछ कुछ बात जो एसआई सिस्टम यूनिट यहाँ पढ़ रहे हो, और यूनिट एंड डायमेंशन फिजिक्स में पढ़ोगे। ठीक है, दोनों में कुछ कुछ टॉपिक जो है वो सेम टाइप का दिखेगा, लेकिन आगे नहीं मिलेगा, शुरुआत में कुछ कुछ दिखेगा। ठीक है, लेकिन ये यूनिट को ही ध्यान से पढ़ना होता है। जो बच्चे ये सब यूनिट समझ गए, फर्स्ट यूनिट पहला चैप्टर अगर क्लियर है, पहले चैप्टर का सारे क्वेश्चन बना लिए, एनसीईआरटी बुक का सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, दूसरा चैप्टर तुमको अपने आप आसान बन जाएगा, अपने आप तुम्हें आसान लगने लगेगा। समझ रहे हो ना, हाँ, तो घबराना मत, जैसे बता रहे वैसे पढ़ो। देखो, हमने लिखा है क्या सर, यूनिट ऑफ लेंथ, लंबाई को हम लोग मेजर किसमें करते हैं सर, देखो ये है लेंथ। ठीक है, लंबाई। अब इसको तुम मेजर कैसे करोगे सर, इसको एसआई सिस्टम में इसको मीटर में लिखते हैं, जनरली इसको किलोमीटर में लिख सकते हो, सेंटीमीटर में लिख सकते हो। समझ रहे हो, है ना। तो वही बोलता है, इसको डिफाइन कैसे किया गया सर, बोलता है क्या कि ए द मीटर इज लेंथ ऑफ द पाथ। मीटर जो होता है किसी भी पाथ की लंबाई होता है। मीटर क्या है, मीटर एक यूनिट है किसी भी पाथ की लंबाई का। ठीक है, अब बोलता है इसको एक्सप्लेन कैसे किया, डिफाइन कैसे किया, बोलता है द मीटर इज द लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम ड्यूरिंग टाइम इंटरवल 1 बाय, ठीक है, 1/299792458, यानी कि एक, बोलता है यहाँ पे क्या, ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम ड्यूरिंग अ टाइम, मतलब 1 सेकेंड के अंदर लाइट के द्वारा 3×10⁸ मीटर पर सेकंड पढ़े हो ना। ठीक है, मतलब बोलता है लाइट, कोई एक वैक्यूम लो, एक क्या लेना सर, वैक्यूम। वैक्यूम समझते हो, अरे जहां पे हवा नहीं होता है वहां पे 1 सेकेंड के अंदर लाइट, 1 सेकेंड के अंदर लाइट जितना दूरी तय करेगा, ठीक है, समझ रहे हो, 1 सेकेंड के अंदर लाइट, सॉरी 1 सेकेंड नहीं, एक को भागा दे दो लाइट के स्पीड से, एक को भागा दे दो किससे, लाइट के स्पीड से, तो जो वैल्यू आएगा ना, जो वैल्यू आएगा हम उसी वैल्यू को मीटर बोलेंगे, उसी वैल्यू को क्या बोलेंगे सर, मीटर। समझ रहे हो,
तो ये लिख रहा है द मीटर इज लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम ड्यूरिंग ए टाइम इंटरवल ऑफ 1/299। 3×10⁸ को एग्जैक्ट वैल्यू लिखा है 299792458। ठीक है, क्लियर है? इसको जैसे बताया है उसको ऐसे ही लिखिए, ठीक है? और एनसीईआरटी बुक में पढ़ा देना, सेम मिलेगा। नेक्स्ट क्या सर? नेक्स्ट बोलता है किलोग्राम। देखो किलोग्राम का दो डेफिनेशन है, ये है हमारे पास ओल्ड डेफिनेशन, ये क्या है सर? ओल्ड, पुराना वाला। ठीक है, पुराना डेफिनेशन क्या कहता है? देखो तुम मार्केट में जाकर के सामान लेते हो, मार्केट में जाकर के क्या लेते हो सर? सामान लेते हो। जैसे मम्मी तुमको भेजी, जाओ 2 केजी चीनी लेके आओ, 5 केजी आटा लेकर के आओ, 3 केजी चावल लेकर के आओ। तुम दुकान गए, दुकानदार को बोले क्या हमको 2 केजी चीनी चाहिए सर, 2 केजी आटा चाहिए, 5 केजी चावल चाहिए। ठीक है, तो क्या करता है? उसके पास लोहा का इतना बड़ा बाट बना होता है ना, बटखारा जिसको बोलते हो, एक तरफ चढ़ाता है और दूसरी तरफ सामान चढ़ाता है तराजू, वेट स्केल में, है ना, और मेजर करके दे देता है आपको, ये ना करता है वो। तो अब सवाल है सर, जो 1 केजी का जो बटखारा है ना, उसको किसके आधार पे बनाया गया है? उसको डिफाइन कैसे किया गया कि ये 1 केजी का ही हो? तो इसके लिए फ्रांस में एक म्यूजियम है, ठीक है, वहां पे इसका एक प्रोटोटाइप रखा गया था। क्या रखा गया था? प्रोटोटाइप। वो प्रोटोटाइप बना हुआ था प्लैटिनम और इरिडियम का बना हुआ था। ठीक है, समझ रहे हो? हाँ, प्लैटिनम और इरिडियम का एक प्रोटोटाइप रखा गया था, पीटी और आई, प्लैटिनम और इरिडियम का एक अला रखा गया था। ठीक है, कहाँ पे? फ्रांस में। उसी प्रोटोटाइप का जो वजन था उसी से क्या किलोग्राम को डिफाइन किया गया। ठीक है, बोलता था किलोग्राम इज द यूनिट ऑफ मास, इट इज इक्वल टू द मास ऑफ इंटरनेशनल प्रोटोटाइप ऑफ किलोग्राम ए प्लैटिनम इरिडियम सिलेंडर केप्ट इन फ्रांस। इसको फ्रांस में रखा गया था और उसके आधार पे ही किलोग्राम को डिफाइन किया गया था। ये डेफिनेशन ओल्ड है, पुराने पुराने किताबों में बताया गया, लेकिन साल 2019 में, साल 2019 में, ठीक है, इस डेफिनेशन को बदल दिया गया। क्यों बदल दिया गया? देखो जो बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है उसका ऐसा माना जाता है कि एक कांस्टेंट वैल्यू होना चाहिए। कांस्टेंट मतलब तुम इंडिया में मापो तो यही होना चाहिए, तुम जापान में मापो तब भी वही होना चाहिए, तुम एशिया में मापो तब भी वही होना चाहिए, साउथ अफ्रीका में मापो तब भी वही होना चाहिए, पृथ्वी पर मापो तब भी वही होना चाहिए, चांद पे मापो तब भी वही होना चाहिए। समझ रहे हो? मंगल ग्रह पे भी जाओ तब भी वही होना चाहिए। मतलब वर्ल्ड की किसी भी कोने में जाकर के मेजर करो, उसका वैल्यू वही होना चाहिए। ठीक है, तो अब ये प्लैटिनम इरिडियम का जो एलॉय है वो कोई कांस्टेंट चीज नहीं, ये बनाया गया सब्सटेंस है, और इसका मास जो है वो वेरी कर सकता है। तुम चांद पे ले जाओ अलग हो जाएगा, मंगल पे ले जाओ अलग हो जाएगा। समझ रहे हो ना? इसीलिए इसके डेफिनेशन को बदलने का जरूरत पड़ा, और इसके जगह पे इसको डेफिनेशन को डिफाइन करने के लिए एक कांस्टेंट टर्म का यूज किया गया, जिसका नाम था क्या? प्लांक कांस्टेंट। क्या था सर? प्लांक कांस्टेंट। देखो ये है न्यू डेफिनेशन। ठीक है, बोलता था किलोग्राम इज नाउ डिफाइंड बाय फिक्सिंग द वैल्यू ऑफ प्लांक कांस्टेंट। इसको प्लांक कांस्टेंट के हेल्प से डिफाइन किया गया। ठीक है, 6.626 10⁻⁻34 जूल पर सेकेंड। ठीक है, जूल सेकेंड। ठीक है, समझ रहे? तो इसके वैल्यू के हेल्प से क्या किया गया? मास को डिफाइन किया। क्यों? क्योंकि जो ये प्लांक कांस्टेंट का जो वैल्यू है वो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, कहीं पे भी जाओगे इसका वैल्यू यही रहेगा। ठीक है, बात समझ रहे हो? नेक्स्ट देखो सर, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है सेकेंड। सेकेंड मतलब टाइम का यूनिट। टाइम का यूनिट क्या है सर? सेकेंड। अब सेकेंड को कैसे डिफाइन किया गया? बोलता है सेकेंड इज द ड्यूरेशन ऑफ 9,192,631,770 पीरियड ऑफ द रेडिएशन। बोलता है क्या? सेकेंड इज द ड्यूरेशन ऑफ, सेकेंड एक ड्यूरेशन है, किसके दौरान होता है सर? ये 91 92, देखो ये बोलता है क्या? सेकेंड इज द ड्यूरेशन। सेकेंड को किसके दौरान मेजर किया जाता है? 9,192,631,770 period of radiation corresponding to transition between two hyperfine level of ground state of cesium-133 atom। देखो बोलता है दो अलग अलग cesium-133 एटम्स लेना है, उसके बीच
बीच में जो रेडिएशन का जो ड्यूरेशन होगा, ठीक है, कितना 9192631770 पीरियड ऑफ रेडिएशन के बीच जो समय लगेगा उसी को एक्सप्लेन किया गया क्या, सेकेंड के रूप, ठीक है, इसके रूप में सर सेकेंड के रूप। देखो जो डेफिनेशन यहाँ लिखा गया उसको वैसे ही लिखो, ठीक है, इसको समझो, अगर इसको समझ में अभी आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है इसको ऐसे भी लिख लो। तुम जैसे जैसे तुम्हारा नॉलेज बूस्टअप होगा, बढ़ेगा, तुमको ये बात समझ में आ जाएगी, ये बात थोड़ा सा ज्यादा डेप्थ लेवल पे गया है, ठीक है। ये कह रहा है क्या कि सीजियम 133 का दो एटम लो, दोनों के बीच जो हाइपर फाइन लेवल मतलब एटम्स जब निकलेगा तो लाइन क्रिएट होता है, ठीक है, पतला पतला लाइन क्रिएट होता है, तो उस लाइन को हम लोग एज ए फ्रीक्वेंसी या एज ए रेडिएशन के फॉर्म में मेजर करते हैं, उसी को जो मेजर किया जाएगा उसी को सेकेंड के रूप में डिफाइन किया गया, ठीक है, आप समझ रहे हो। तो ये एग्जाम में पूछता नहीं, बस हम समझने के लिए बार बार बता रहे हैं, ये तुमको हायर क्लासेस जैसे जैसे जाओगे ये और बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगी, इसलिए जितना बता रहे उतना भी समझ गए तो काफी है बात, ठीक है, इसलिए कॉपी में लिख लो। आगे चलो सर, क्या है आगे बोलता है यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट मतलब क्या, जो करंट पास होता है तार से, जो करंट पास होता है किसी भी वायर से, उसको हम मेजर करते हैं एज अ फॉर्म, एज यूनिट ऑफ एम्पियर। किसके फॉर्म में सर, किसके यूनिट में, एम्पियर के यूनिट में। अब सवाल है सर एम्पियर को कैसे मेजर किया गया, बोलता है एम्पियर को जो डिफाइन किया गया, बोलता है एम्पियर इज द कांस्टेंट करंट, ये कांस्टेंट करंट है विच इफ मेंटेन इन टू स्टेट पैरेलल कंडक्टर, दो स्टेट पैरेलल कंडक्टर लेना है, ठीक है, ऑफ इनफिनाइट लेंथ ऑफ नेग्लिजिबल सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एंड प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट इन वैक्यूम, वैक्यूम के बीच 1 मीटर अपार्ट रखा जाता है, would produce between these conductors a force equal to 2 into 10 का पावर 2 गुणे 10 का पावर कितना -7 न्यूटन पर मीटर ऑफ द लेंथ, न्यूटन पर मीटर ऑफ द लेंथ। क्लियर है, बोलो कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, बोलता है केल्विन क्या है, केल्विन जो है टेम्परेचर का यूनिट है, बोलता है यूनिट ऑफ थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, बोलता है यहाँ पे क्या कि केल्विन, बोलता है यूनिट ऑफ थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर इज द फ्रैक्शन, कितना 1/273.16 ऑफ द थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर ऑफ द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ये क्या होता है सर, ट्रिपल पॉइंट वाटर पे जो मेजर किया जाता है उसी को क्या केल्विन के फॉर्म में डिफाइन किया गया, ठीक है। यूनिट ऑफ थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर इज द फ्रैक्शन, किसका फ्रैक्शन 1/273.16 ऑफ थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर ऑफ द ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, अरे ट्रिपल पॉइंट होता है वो पॉइंट जहां पे वाटर जो है तीनों फॉर्म में होगा, किस फॉर्म में होगा सर, तीनों फॉर्म में, सॉलिड के फॉर्म में भी, लिक्विड के फॉर्म में भी और गैस के फॉर्म में, ठीक है, मतलब वह तापमान जहां पे वाटर किस फॉर्म में हो, वाटर अपने गैसियस फॉर्म में भी हो, अपने लिक्विड फॉर्म में भी हो और अपने सॉलिड के फॉर्म में भी हो, तो उस पॉइंट को हम ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं। क्लियर है, समझ रहे हो। बोलता है यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, क्या इसको मोल के रूप में लिखते हैं, बोलता है द मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल जो होता है, मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऑफ सिस्टम, ये सिस्टम का अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है विच कंटेन्स एज मेनी एलिमेंट्री एंटिटीज, जो बहुत सारे छोटे छोटे एलिमेंट्री एंटिटीज को अपने अंदर रखता है, एज देयर आर एटम्स इन 0.012 किलोग्राम ऑफ कार्बन 12, बोलता है क्या कि द मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऑफ सिस्टम which contains as many elementary entities, ये बहुत सारे छोटे छोटे एंटिटीज को रखता है, as there are atoms in 0.012 किलोग्राम of carbon 12, its symbol is mole, इसका जो सिंबल होता है वो मोल होता है, किस फॉर्म में होता है सर, मोल के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है।
मतलब मोल जो होता है ना, बेसिकली कार्बन 12 के एक एटम को लिया जाता है और उसको 12 से भागा दिया जाता है, तो जो वैल्यू आता है 0.012 किलोग्राम, उसको एक मोल बताया गया। ठीक है, इस मोल के बारे में हम और भी ज्यादा डेप्थ में जानेंगे इसी यूनिट के अंदर। क्यों सर? क्योंकि जो मोल है ना, मोल, ये केमिस्ट्री में ही पढ़ा जाता है सबसे ज्यादा। केमिस्ट्री के अंदर ही मोल को हम पढ़ेंगे। तो एक टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट, जो हम इसी चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। किसके अंदर सर? इसी चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे मोल कॉन्सेप्ट, इसलिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, इसी चैप्टर में इस बात को हम पढ़ाएंगे बढ़िया। ठीक है, आगे देखो सर, बोलता है क्या, when the mole is used elementary entities as a must of a specified and may be atoms, इसको atoms के लिए, molecules के लिए, ions के लिए, electrons के लिए और other particles, a specified group of such particles के लिए हम लोग मोल के फॉर्म में यूज करते हैं। बोलो कोई दिक्कत किन्हीं को? बोलो कोई दिक्कत है ना? आगे बढ़े, बोलता है यूनिट ऑफ लुमिनियस इंटेंसिटी क्या होता है? कंडेला। बोलता है यहाँ पे क्या, द कंडेला इज द लुमिनियस इंटेंसिटी। कंडेला जो होता है वो लुमिनियस इंटेंसिटी होता है इन ए गिवन डायरेक्शन ऑफ सोर्स दैट इमिट्स मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन। ये मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन को इमिट करता ऑफ फ्रीक्वेंसी 540 गुने 10 का पावर 12 हर्ट्ज के साथ, एंड दैट हैज ए रेडियंट इंटेंसिटी। इसके पास क्या होता है? रेडियंट इंटेंसिटी होता है। दैट डायरेक्शंस ऑफ 1/683 वाट पर स्टेरेडियन। ठीक है, बोलता है क्या, 1/683 वाट पर स्टेरेडियन। क्लियर है? बोलो कोई दिक्कत किन्हीं को? है ना? ठीक है, चलिए अभी जितना भी बताएं ये सारा को एक करके लिख लो, एक करके। ठीक है, पॉइंट को बस तुम याद रखना, यहाँ तुमसे यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, उससे ये जो डेफिनेशन लिखा है यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये तुमको समझाने के लिए, बताने के लिए हमने इसको लिखा है, बताया है। इसको ऐसे ही कॉपी में भी लिख ले। ठीक है, समझ रहे हो? अब देखो, बोलता व्हाट इज द यूनिट ऑफ लुमिनियस इंटेंसिटी। सर लुमिनियस इंटेंसिटी का यूनिट क्या होता है? अभी हमने बताया था कि लुमिनियस इंटेंसिटी का जो यूनिट होता है वो होता है कंडेला। क्या होता है सर? कंडेला। क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, नेक्स्ट चलो, बोलता है व्हाट इज द सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल क्या होता है? अरे इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल होता है आई। ठीक है, और इसका ऐसा यूनिट होता है एम्पियर। तो आंसर क्या हो जाएगा सर? डी। नेक्स्ट क्या है? बोलता है व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ मास। देखो यूनिट का ऐसा यूनिट जो होता है मास का, उसको केजी में लिखते हैं, और इसको दो अलग अलग डेफिनेशन से लिखा है। तो आप न्यू वाला डेफिनेशन यहाँ पे लिख दिया, डू योर सेल्फ। तो इसको खुद से बनाने का जरूरत है आपको। ठीक है, सर इस क्वेश्चन को आप खुद से बनाइएगा, खुद से ट्राई कीजिए। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, अब क्या है, देखो अब यहाँ पे हम लोग को कुछ पॉइंट पढ़ना है। जैसे कोई भी तुम क्वांटिटी को मेजर करो केमिस्ट्री में, तो उसका वैल्यू बहुत ज्यादा छोटा होता है। जैसे समझो 6.022 10 का पावर 23, ये क्या है? ये एक अवगाड्रो नंबर है, समझ रहे हो? एटम का साइज होता है 10 का पावर -10 मीटर में, 10 का पावर -9 मीटर में। तो ये छोटा छोटा जो वैल्यू होता है ना, दो तरह का वैल्यू, या तो छोटा या तो बहुत बड़ा, समझ रहे हो? तो इन वैल्यू को याद करने में काफी टफ होता है। तो इस टफनेस को हटाने के लिए, वैल्यू को आसानी से याद करने के लिए, समझो कि अगर बोलेंगे क्या, इतना बड़ा वैल्यू समझो, बोलो इस वैल्यू को याद कर पाओगे? इतना वैल्यू को एक साथ बोलने में भी दिक्कत है, याद रखने में भी दिक्कत है। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया कि इसको पावर के फॉर्म में लिख दिया। कितना जीरो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 10 के ऊपर 11 जीरो कर दो, 10 का पावर 11 कर दो। तो ये साइंटिफिक तरीके से बड़ा बड़ा वैल्यू या छोटा छोटा वैल्यू को पावर के टर्म में लिख करके क्या किया गया? छोटा बनाया।
ताकि इसको याद करने में भी दिक्कत हो ना हो और लिखने में भी ज्यादा दिक्कत ना हो। समझ रहे हो? तो इसी के लिए उन्होंने कुछ प्रीफिक्स और सफिक्स का यूज किया। देखो, एसआई प्रणाली में प्रयुक्त अनुलग्न या प्रीफिक्सेस यूज इन एसआई सिस्टम। जैसे देखो, इसको बनाया गया था बीच में कहा जीरो से। देखो बीच जो है एक नंबर है, 10 का पावर 1 है, 10 का पावर 1, 10 लिखो या 10 का पावर 1 लिखो, एक ही वैल्यू होगा। तो इसको हम बोलते हैं क्या, डेका। 10 को क्या बोलते हैं, डेका। और इसका सिंबल होता है डी ए, क्या, स्मॉल डी ए। क्लियर है? अब देखो, 10 से अगर वैल्यू 2 पे आए, 10 का पावर 2, यानी कि 100 अगर लिखा जाए तो 10 के पावर 2 को बोलते हैं 100 माने हेक्टा, हेक्टो। इसको सिंबल स्मॉल एच से रिप्रेजेंट करते हैं। 10 का पावर 3 को बोलते हैं किलो, इसको स्मॉल के से रिप्रेजेंट करते हैं। 10 का पावर 6 इसको बोलते हैं मेगा, मेगा को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। 10 का पावर 9 इसको बोलते हैं गीगा, इसको कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। क्लियर है? बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नेक्स्ट, 10 का पावर 12, 12 को लिखते हैं क्या, टेरा, टेरा को क्या, टी। 10 का पावर 15 को लिखते हैं पेटा, पेटा का पी। 10 का पावर 18 को क्या लिखते हैं, एक्सा का ई। 10 का पावर 21 को लिखते हैं जेटा का जेड। 10 का पावर 24 को लिखते हैं योटा, वाई ओ डबल टी है, योटा। योटा के लिए सिंबल क्या, वाई। 10 का पावर, ये तो हो गया ना, नीचे इसको अरेंज करो, ज्यादा होगा। ठीक है, ये 10 का पावर 24 से लिखे। वैसे ही देखो, जैसे यहाँ पे गए हैं प्लस प्लस में, वैसे ही माइनस माइनस में भी जाना पड़ेगा। देखो 10 का पावर, अब यहाँ पे -2 चला गया तो -2 मतलब 1/200, ऐसे 1/100, इसी को लिखेंगे 10 का पावर -2। ठीक है, 10 का पावर -2 को लिखेंगे सेंटी का सी। 10 का पावर -3 को लिखेंगे मिली का स्मॉल एम। क्लियर है? 10 का पावर -6 को लिखेंगे माइक्रो का म्यू। 10 का पावर -9 को लिखेंगे नैनो का स्मॉल एन। 10 का पावर -12 को लिखेंगे पीको का पी। 10 का पावर -15 को लिखेंगे फेमटो का एफ। 10 का पावर -18 का लिखेंगे एटो का ए। 10 का पावर -21 का लिखेंगे जैप्टो का जेड। और 10 का पावर -24 योक्टो का लिखेंगे क्या, वाई। बोलो, कोई दिक्कत है कि नहीं? को कोई दिक्कत है? क्लियर है ना? चलो, सब ये सारा जो वैल्यू अभी बताएं इसको लिखो, इसको याद कर लेना, जहां से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, समझ रहे हो? हाँ, लिखो दोनों। अब आगे देखो सर, आगे क्या है यहाँ पे, आगे यहाँ हमने लिख रखा है क्या, हमने क्वेश्चन दे रखा है। क्या क्वेश्चन है? बोलता है मैच दी फॉलोइंग प्रीफिक्सेस विद देयर मल्टीपल्स। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक का है, इस क्वेश्चन को बनाना जरूरी है। देखो, हमने क्या लिखा है, माइक्रो, माइक्रो का मतलब क्या होता है, 10 का पावर -6। ठीक है, समझ रहे हो? तो यानी कि पहला का आंसर क्या हो जाएगा सर, सी। डेका, डेका का मतलब 10 का पावर 1, 10 ई नंबर। मेगा, मेगा का मतलब 10 का पावर 6, यानी कि ये। गीगा, गीगा का मतलब 10 का पावर 9। फेमटो, 10 का पावर कितना होता है, -15। समझ रहे हो? तो इसको ऐसे मिला लो, कॉपी में लिख लो। 1 का आंसर हो गया आपका सर सी। 2 का आंसर हो गया आपका सर ई। तीसरा का आंसर हो गया सर मेगा 10 का पावर ए। चौथा का आंसर हो गया आपके पास क्या, बी। और पांचवा का आंसर हो गया क्या, डी। क्लियर है? समझ रहे हैं? क्लियर है?
ठीक है, क्लियर है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, क्या बोला है, क्या फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग कन्वर्जन, इस कन्वर्जन को करो और यहाँ ब्लैंक को भरो, ठीक है। देखो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाओगे, देखो ये क्वेश्चन तुम्हारे एनसीईआरटी बुक का ही है, सिंपल सा, क्या आंसर 1 किलोमीटर बदलना किसमें है, में, ठीक है, मिलीमीटर में। देखो 1 किलोमीटर को क्या करेंगे सर, 1 किलोमीटर को, किलोमीटर का मतलब 10 का पावर कितना होता है, 3, ठीक है, मीटर, ठीक है, पहले मीटर में बदल दो। अब क्या करना है, मिलीमीटर में बदलना है। देखो समझो 10 का पावर 3 बराबर क्या होता है, 1 किलोमीटर होगा 10 का पावर 3 मीटर, ठीक है। तो किलोमीटर की जगह पे 10 का पावर -3 मीटर लगा है, यहाँ पुट किए। अब देखो 1 मिलीमीटर और कितना होता है, यहाँ मिलीमीटर, 3 में किलो, -3 में मिली, देखो तो 1 मिलीमीटर इक्वल टू होता है क्या, 10 का पावर -3 मीटर, यही तो होता है ना। देखो अब क्या करो सर यहाँ पे, अब अगर हम इस मीटर के जगह पे, इस मीटर के जगह पे क्या करो, 10 का पावर -3 ऊपर लिख दे, नीचे लिख दे 10 का पावर-3। अरे सिंबल ऊपर नीचे अगर सेम टाइप का रखोगे तो कटने में दिक्कत नहीं, कट जाएगा, यही तो होगा ना। अब ध्यान दो, ध्यान क्या, कि ये -3 +3 कैंसल, -3 +3 कैंसल, ठीक है, समझ रहे हो। अब देखो अब क्या करो सर, अब यहाँ पे क्या करो, 10 का पावर-3 को जैसे का वैसे रहने दो। देखो 1 गुने 10 का पावर कितना, 3, अब ये 3 है, ये 10 का पावर नीचे से ऊपर जाएगा तो +3 गुने ये मीटर, और इसके जगह पे क्या लिखेंगे, इसके जगह पे भी मीटर, मिलीमीटर, तो यहाँ हो जाएगा क्या, एम, ठीक है। और लिखाएगा क्या यहाँ पे सर, 10 का पावर 1 गुने 10 का पावर 6 मिलीमीटर, मतलब 1 किलोमीटर बराबर होगा यहाँ पे क्या, 10 का पावर 6 मिलीमीटर, क्लियर है। अब पिकोमीटर में कन्वर्ट करो सर, पिको में कैसे कन्वर्ट करोगे, देखो 1 मिलीमीटर को पिकोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो 1 गुने 10 का पावर-3 मीटर, यही तो होता है। या फिर इसको देखो, इसको चेंज करो, या फिर तुम किलोमीटर को भी पिकोमीटर में बदलो, देखो क्या करोगे, किलोमीटर को पिकोमीटर कैसे बदलेंगे सर, देखो जिसमें भी तुमको कन्वर्ट करना है ना, सिंपल सी बात, 1 किलोमीटर, 1 गुने 10 का पावर-+3 मीटर, ये तो करना है। पिकोमीटर क्या होता है, -12 मीटर, ये तो होता है, 1 पिकोमीटर और 10 का पावर-12 मीटर, देखो पिकोमीटर, पिकोमीटर और 10 का पावर-12, ये तो होता है ना। तो वही पुट किया यहाँ पे, देखो यहाँ से -12, ठीक है। 1 गुने 10 का पावर-3 गुने क्या, 10 का पावर-12 ऊपर कर दो, नीचे भी 10 का पावर-12 कर दो, मीटर। अब ये आने से क्या होगा, पी आ जाएगा, यहाँ पे आने से पी आ जाएगा, पिकोमीटर। देखो 1 गुने 10 का पावर-3 गुने 10 का पावर-12, अरे -12 ऊपर आएगा तो +12, ठीक है, और गुने कितना, इतना और इतना क्या लिखो, पिकोमीटर। अब देखो ये जोड़ दो, कितना होगा, 1 गुने 10 का पावर-15 पिकोमीटर, यानी कि यहाँ पे कितना भार आएगा सर, 10 का पावर-15, समझ रहे हो, बोलो। तो 1 किलोमीटर और 10 का पावर-6 मिलीमीटर, और पिकोमीटर 10 का पावर-15 मीटर, ठीक है। उसी तरह मिलीग्राम का लिख लो, मिलीग्राम का क्या लिखोगे, देखो मिलीग्राम का अगर लिखना हो, देखो यार हम एक कर दे रहे, ठीक है, 1 मिलीग्राम किसमें कन्वर्ट करना है, केजी में। मिली का मतलब क्या होता है, 10 का पावर-3 ग्राम, केजी में कन्वर्ट करने के लिए 10 का पावर-3 -3, 10 का पावर-3 बटे 10 का पावर-3, ये तो करना पड़ेगा। जी रखो सेम। अब इतना बराबर क्या है,
ठीक है, 10 का पावर 3 की जगह पे के वर्ड पुट हो जाएगा, देखो यहाँ पे -3, ये -3, ठीक है, ओपनिंग केजी -6 kg, ठीक है, -6 kg, ठीक है। नैनोग्राम में क्या हो जाएगा, देखो नैनोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए देखो 10 का पावर -3, नैनो में क्या होता है 10 का पावर -9, ठीक है, समझ रहे हो, चलो ग्राम कन्वर्ट करो, -9 पर जाएगा +9 हो जाएगा, नैनोग्राम, ठीक है, 10 का पावर 6 नैनोग्राम, ठीक है, जहां पुट कर दो 10 का पावर 6, ठीक है। जैसे हम 2 क्वेश्चन बनाए अभी, वैसे ही थर्ड क्वेश्चन को बाय योरसेल्फ खुद से बनाओ, मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करो, लीटर को डेसीमीटर में कन्वर्ट करो, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हम कन्वर्ट करने के लिए यूज किए पीछे वाला टेबल का, वैसे ही तुम भी यूज करो, ठीक है। ये क्वेश्चन HW को खुद से बनाओ, ठीक है। नहीं बनता तो फिलो ऐप डाउनलोड कर लेना, वहां पे 1-to-1 सेशन में जाकर के तुम पूछ सकते हो और सर से पढ़ सकते हो, ठीक है। बात समझ रहे मेरी, चलो इसको यहीं पे जल्दी से नोट करो, ठीक है, बात समझ रहे मेरी, चलो अब नेक्स्ट जो टॉपिक बचा हमारे पास, नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है ना कि फिल इन द ब्लैंक, बोलता है फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग कन्वर्जन, अच्छा ये सबको कन्वर्ट करना था पिकोमीटर को मीटर में, चलो ये किसको हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, अभी समय नहीं है हमारे पास, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर हम यहीं से स्टार्ट करें, क्लियर है, चलिए तो आज के क्लास को जो भी पढ़ाए हैं हम इसको यहीं पे नोट कीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में, एक बार रिकैप कर लो तब तक, देखो रिकैप करना जरूरी है क्योंकि क्या क्या हम पढ़ा आज के क्लास में, ये मैं हर क्लास में बताता हूँ। आज के क्लास में जो हमने बताया था मेनली वो था क्या, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज को कैसे मेजर करते हैं, इसको फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटी का हम यूज करते हैं, ठीक है। ये सातों का डेफिनेशन बताएं क्या क्या होता है, उसके बाद प्रीफिक्स और सफिक्स क्या होता है ये हम बताएं, प्रीफिक्स सफिक्स के बाद इसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन बताएं 2, उसके बाद एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन बचा है जो हम नेक्स्ट क्लास में बताएं, ठीक है। तो आज के क्लास को बेटा हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे इसके बाद नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद, बाय, हैप्पी लर्निंग, अच्छे से